Assalamu alaikum. This is Dr. SN, and today we're going to discuss next topic, and this topic belongs to chapter number 3. The title of the chapter is Business Structure. Uh, the listeners, I just want to share with you that as far as the basic foundation of the business studies are concerned, so we have to understand the foundation, the basic principles, and other than that we can say based upon these basic concepts we're going to understand further the advanced studies. So be focused, be attentive, and this will help you when you are going to be involved in the subjects that are basically focused on more thoroughly and literature review based knowledge, right? इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आपकी जितने भी फर्दर स्टडीज़ हैं जो आगे आने वाले आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बेस कर रहे होंगे आपके इंट्रोडक्शन बिज़नेस की स्टडीज़ को। आगे जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसकी ज़रूरत उन्हें होगी, और अगर आपको ये बेसिक्स आते होंगे तो फिर आप आगे जो है वो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बिज़नेस स्ट्रक्चर हमारा आज का टॉपिक है। बिज़नेस स्ट्रक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि जो हमारा बिज़नेस की इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में, एंटरप्रेन्योर का रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स, चैलेंजेस एंड द फेलियर, वो आपको प्रीवियस सेशन में मैंने एंटरप्राइज़ के अंदर भी कुछ हद तक बताया। तो आगे जो है वो फर्दर इसके बारे में डिस्कशन होगी कि बिज़नेस के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, हम बिज़नेस एक्टिविटी को कैसे क्लासीफाई करते हैं, और हमारा जो लीगल स्ट्रक्चर है जो कि बिज़नेसेस ओन करते हैं, मतलब उस बिज़नेस की जो कैटेगरीज़ हैं, यानी कि जो भी नया एंटरप्रेन्योर मार्केट में आता है तो वो कौन सा बिज़नेस में इन्वॉल्व होगा और उस बिज़नेस का क्या नाम जो है वो उसको एलोकेट किया जाएगा। जी, ये मैंने आपको इसका व्यू शो करवाया है, बाकी फ़र्दर इसके जो कंटेंट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जी, आगे चलते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी, हम बिज़नेस को क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास तीन यहाँ पर मेन एस्पेक्ट, तीन क्लासिफिकेशंस हमें मिलेंगी। नंबर 1 आप देखें, प्राइमरी सेक्टर बिज़नेस एक्टिविटी। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर है वो कौन से बिज़नेस की क्लासिफिकेशन है? इंडस्ट्रीज़ दैट एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दे कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड बाय अदर फर्म्स। यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि आप कह सकते हैं कि नेचर की तरफ से हैं, अलमाइटी अल्लाह की तरफ से हैं, वो आपकी रिसोर्सेज हैं। फार्मिंग है, फ़िशिंग है और आयल एक्सट्रैक्शन है, मतलब हम ज़मीन से आयल को निकालते हैं, नेचुरल रिसोर्स है। हम फ़िश की बात करें, नेचुरल है। हम फार्मिंग की बात करें, अगर आप कोई क्रॉप है उसको आप उसकी फार्मिंग करते हैं और उससे बाद में आप बीज से जो भी आपको फ्रूट मिलता है और आप उसको आगे फर्दर लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ तक हम अगर रोकें कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको नाम दिया जाता है प्राइमरी सेक्टर बिज़नेस एक्टिविटी का। जैसे कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा वर्किंग, ज़्यादा एफ़र्ट नेचुरल रिसोर्सेज पे होनी चाहिए ना। नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा होंगी ताकि आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे और फिर आप आगे उसको सेकेंडरी और टर्शरी रिसोर्सेज की तरफ लेके जा सकेंगे। तो इसी के साथ ही आगे चलते हैं जी। प्राइमरी सेक्टर बिज़नेस एक्टिविटी, आई एम होपफुल कि आपको समझ आ गया होगा। सेकेंडरी सेक्टर बिज़नेस एक्टिविटी जो है वो आपको आती है फर्म्स दैट मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि उसका नेक्स्ट स्टेप है क्या है? बेकिंग, क्लॉथ्स मेकिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इन शॉर्ट कि हम जब नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर उसको प्रोसेस करके उससे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि आपने बेकिंग की है, जैसे कि आपने कपड़ा बनाया है, ठीक है, धागे से आपने कपड़ा बनाया, उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन की अगर आप बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है जो कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज से मिला है, तो ये सारे वो बिज़नेसेस हैं जो कि सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं। अभी ये कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो कि डायरेक्ट कस्टमर तक जा रही है। जो डायरेक्ट कस्टमर तक जा रही है वो हमारा है जी टर्शरी सेक्टर बिज़नेस एक्टिविटी,
जिसमें हम सर्विसेज भी दे रहे हैं और हम कोई उसमें फ़ाइनल प्रोडक्ट की बात भी कर सकते हैं। ज़्यादा फोकस इसका है जी, द प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंज्यूमर एंड द अदर बिजनेसेस। जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन दे सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़, कोई भी सर्विस सेक्टर की कंपनी आपकी, आपका बैंकिंग है, आपकी होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी है, और आपका टूरिज़्म सर्विसेज हैं। तो ये सारी आपकी टर्शरी सेक्टर बिज़नेस एक्टिविटी में आ जाएंगी। तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी आप प्रोडक्ट लेकर, रॉ मटेरियल लेकर उसको आप आगे सेल करने के लिए करते हैं, वो आपके प्राइमरी सेक्टर हैं। जैसे कि किसान है, किसान नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता है और उसके बाद आगे सेल कर देता है। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर प्रोसेस करने के बाद आगे फिनिश गुड बनाकर कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। अब वो कस्टमर तक कैसे पहुंचा रहे हैं, वो सर्विसेज हैं जो कि टर्शरी सेक्टर है। मतलब अगर आप देखें, नेचुरल रिसोर्सेज वालों ने जो प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट की, फिर सेकेंडरी वालों ने उसको प्रोसेस किया, तो अब उसको कस्टमर तक या मार्केट तक पहुँचाने के लिए आपको सर्विसेज चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं जी टर्शरी लेवल बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो ये 3 तरह के बिजनेसेस को यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। सो लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास है बिज़नेस एक्टिविटी के अंदर जो चेंजेस आती हैं। आप अक्सर ये वर्ड सुनते होंगे कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट किस हद तक हो रही हैं और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, और अगर वो प्रमोट नहीं हो रही, ज़्यादा बिजनेसेस, ज़्यादा सेटअप नहीं आ रहे, तो उससे आप इकोनॉमी को क्या नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखें, इम्पोर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर इन इकोनॉमी चेंजेस ओवर टाइम। तो वो सेक्टर कौन कौन से थे? हमारे प्राइमरी सेक्टर था, हमारा सेकेंडरी था और टर्शरी था। तो ये तीनों के चेंज होने से हमारी इकोनॉमी के अंदर चेंज आ रहा है। उसको आप देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ से में हमारे पास जो बेनिफिट्स आते हैं वो आता है जी टोटल नेशनल आउटपुट, जो कि आपका जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये आपका इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जो भी आपकी कंट्री की ओवरऑल प्रोडक्शन है, उसमें जो भी आपके बिजनेसेस आ रहे हैं, उससे आपका जीडीपी इंक्रीज़ होता है। आपका एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि पर कंज्यूमर पावर ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। लोअर इंपोर्ट्स और हाई एक्सपोर्ट होंगी आपकी। ये मेन किसी भी कंट्री की सक्सेस जो है वो बेस कर रही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और कम से कम इंपोर्ट करें। इससे आपका बजट जो है वो भी सरप्लस में जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर बजट चूँकि डेफिसिट में होता है और डेफिसिट भी इंक्रीज़ होता रहता है, उसकी मेन रीज़न ये है कि आपके एक्सपोर्ट्स कम हैं और आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड। आपकी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं क्योंकि ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आ रही होती हैं, ज़्यादा बिजनेसेस ग्रो कर रहे होते हैं, फ्लरिश कर रहे होते हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है, जितने बिजनेसेस ज़्यादा होंगे, जितने लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो उतनी ही अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट होगी ना। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि अगर आपके कंट्री के अंदर लेट से 10 कंपनीज़ काम कर रही हैं, वो 10 की बजाय 50 हो जाएँ या 1000 हो जाएँ या 100, 500, 1000 हो जाएँ, तो जितने बिजनेसेस ज़्यादा होंगे उनको एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, वर्कर्स चाहिए होंगे। तो वो क्या होगा, जहाँ पर वो बिज़नेसेस काम कर रहे होंगे उनको वहाँ के लोग ही चाहिए होंगे। तो इसलिए ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगने से, ज़्यादा बिज़नेस ग्रो होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज़ होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आपके कंट्री के अंदर इंक्रीज़ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। उसकी वजह ये है क्योंकि इंडस्ट्रीज़, बिजनेसेस ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं वो भी ड्यू टू द डिसअपॉइंटमेंट या कोई भी इश्यूज़ की वजह से वो अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं करते, वो एक्सपेंड नहीं करते। तो कंट्री की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनका काम होता है कि वो इन्वेस्टर्स को, बिज़नेस पर्सनस को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें ताकि वो आपके कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगाएं, और इस इंडस्ट्री के लगने से आपके कंट्रीज़ की इकोनॉमी ग्रो हो। इंक्रीज़ इन टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप, अच्छा बेसिकली होता क्या है कि जो सिटीज़न होता है वो टैक्स देना चाह रहा है अगर फॉर एग्जांपल, लेकिन वो उसके माइंड में ये इनसिक्योरिटी आ जाए कि ये टैक्स उसके ऊपर नहीं लग रहा, तो फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अगर आप इम्पोज़ करके, सख्ती करके टैक्स ले भी लेते हैं तो वो भी उतना नहीं होता, उसके भी लोग रास्ते निकालने लग पड़ते हैं। तो द पॉइंट इज़ दैट कि आप ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें, आप ऐसा गवर्नमेंट के लिए ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के माइंडसेट में ये बात डाले कि उनका पैसा जो है वो डेवलपमेंट में लगेगा। तो उससे क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ जो आपकी कंट्री के टैक्स रेवेन्यू हैं वो ज़्यादा होते हैं, और गवर्नमेंट तो चलती ही टैक्स के ऊपर है। वो टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा डेवलप होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस लगेंगे। तो ये एक बेनिफिट है अगर आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हो रही है।
और वैल्यू इज़ एडिड टू द आउटपुट ऑफ द रॉ मटेरियल, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज से आए हैं, जो भी आपकी इनिशियल रॉ मटेरियल हैं वो क्या हैं, उनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। और इसके प्रॉब्लम्स कुछ हो सकते हैं कि रूरल अर्बन माइग्रेशन, लोग गाँव के इलाकों से शहरों में मूव करें, कंट्री की इंपोर्ट अगर ज़्यादा होगी तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। और मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं वो अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कम से कम करेंगी या वो अपने बिजनेसेस को ज़्यादा आपके साथ ग्रो नहीं करेंगी तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमने बात की इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपिंग कंट्री की बात करने के बाद अब हम बात कर रहे हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो बेसिकली हम पाकिस्तान को भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही शुमार करते हैं और उसको कोशिश करते हैं इस डिज़ायर के साथ कि ये भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के निकल कर आपके डेवलप कंट्रीज़ में शामिल हो। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिजनेसेस इनको ग्रो करने की ज़रूरत है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उनकी क्या रीज़न हो सकती है, इनकम की राइज़ होना, एक्स्ट्रा इनकम स्पेंट ऑन द सर्विसेज रादर दैन द मोर गुड्स। अगर आप कह सकते हैं कि ज़्यादा सर्विसेज जो कि टर्चरी लेवल बिज़नेस है उसके ऊपर आप ज़्यादा अपने इनकम एक्सपेंड कर दें एज़ कम्पेयर टू द गुड्स, जो कि आपकी एक प्रोडक्ट है जिसको आप प्रॉपर सेल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टूरिज़म आपने ज़्यादा कर लिया, आपने हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज बेहतर कर ली, लेकिन आपकी कंट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि गुड्स हैं, जो कि आपकी इन द फॉर्म ऑफ शेप्स हैं जो आप एक्सपोर्ट कर सकते थे, उसमें कमी आ रही है, तब भी आपके प्रॉब्लम्स आएँ। क्योंकि देखें टर्चरी लेवल सर्विसेज तो तभी मुमकिन है ना कि जब आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल जो बिज़नेस की क्लासिफिकेशन है वो सक्सेसफुल जा रही हों। ठीक है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस के सपोर्टिंग डिपार्टमेंट जैसे कि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, वो तभी ग्रो कर रहा होगा जब उसकी सेल्स डिपार्टमेंट, यानी कि जब वो सेल कर रही होगी कंपनी, जब वो कोई प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा रही होगी, तो ये सपोर्टिंग डिपार्टमेंट भी ग्रो करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आपके सर्विस सेक्टर में सर्विस जो टर्चरी लेवल आपका बिज़नेस है उसमें ग्रोथ तो है, लेकिन आपके नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन जो है वो नहीं है और आप अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो वो फिर आपको उसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में नज़र आ रही होगी। राइट, नेक्स्ट ये आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास सेक्टर्स हैं दो तरह के, एक है जी पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्री में आल्सो भी क्लासीफाइड इन अदर वेज। पब्लिक सेक्टर हम किसको कहते हैं जी, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल टू एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो हम ये अक्सर वर्ड सुनते हैं जी, ये पब्लिक सेक्टर है, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये प्राइवेट सेक्टर है, ये प्राइवेट की है। अक्सर वर्ड सुनते हैं जी, कंपनीज़ बहुत सारे बिजनेस जो कि पब्लिक है उनको प्राइवेटाइज़ कर रही है, और उस पर एहतजाज भी होते हैं, रजिस्टेंस भी होती है। दो देयर इज़ अनदर डिबेट, लेकिन समझने के लिए हमें पता लगा कि गवर्नमेंट ओन जो हैं वो पब्लिक सेक्टर है, और जो प्राइवेट सेक्टर है बिजनेसेस ओन एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स आर द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब एक हो सकता है, ज़्यादा हो सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे बिज़नेस की जो टाइप्स हम कवर करेंगे उसके अंदर हम इसमें फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी। बिज़नेस सेक्टर्स एंड द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। हमारे पास बिज़नेस सेक्टर के साथ जो इकोनॉमी की टाइप्स हैं वो भी हमने यहाँ पे समझनी है। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द इकोनॉमी एज कंट्री हैज़। ठीक है, तो आपकी कंट्री किसी एक इकोनॉमी के ऊपर बेस कर सकती है। सबसे पहले हमारे पास है जी कमांड इकोनॉमी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड, प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट विद वेरी फ्यू बिजनेस इन द प्राइवेट सेक्टर। सिंपली क्या है कि जब आपकी गवर्नमेंट प्राइसेस सेट करती है प्रोडक्ट की और सर्विसेज की, कि जी ये प्रोडक्ट इतने की सेल करनी है और ये इतने की नहीं करनी, और उसमें फुली कंट्रोल करती है, तो इस इकोनॉमी का नाम दिया जाता है जी कमांड इकोनॉमी, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये उस इकोनॉमी को कहते हैं जहाँ पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन लार्जली बाय द प्राइवेट सेक्टर विद वेरी लिटिल स्टेट इंटरवेंशन। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में जब डिमांड एंड सप्लाई का रूल सिंपल होता है कि जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतनी जो है वो उसकी प्राइस भी ज़्यादा हो सकती है, डिमांड कम होने से उसकी प्राइस भी कम हो जाती है। तो ये फ्री मार्केट है, इसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान में सो कॉल्ड आप कह सकते हैं कि इट्स अ फ्री मार्केट इकोनॉमी,
लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं जब वो अपने इस इशू को इस चीज़ को ज़्यादा एग्जैजुरेट करने में कुछ ऐसा काम करते हैं कि जानबूझ के स्टॉक कर लेते हैं और उसमें प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, शुगर की प्राइस हो गई, आपकी फ्लोर की प्राइस हो गई, तो इससे क्या होता है फिर गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट में प्राइस कंट्रोल के लिए कुछ ना कुछ अपना एफर्ट करती हैं, लेकिन एज सच उसमें ये नहीं है कि वो 100% उसको कंट्रोल कर रही होती हैं। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी बेस कर रही होती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। आई एम होपफुल कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। इसके बाद हमारे पास है जी मिक्स इकोनॉमी। सो मिक्स इकोनॉमी इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन एंड कंट्रोल बाय द बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो मिक्स इकोनॉमी में सिंपल ये है जी, दोनों ही अपनी इंटरवेंशन कर रहे होते हैं। तो अगर तो ये रूटीन का काम होगा कि रूटीन में प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर मिलकर प्राइसेस की या की डिमांड एंड सप्लाई की इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो उसको नाम दिया जाता है मिक्स इकोनॉमी का। सो लेट्स मूव ऑन। अब जी ये हमारे पास है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द प्राइवेट सेक्टर। बिज़नेस के जो हमारे पास डिविजन्स हैं, ये मैं इस डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो डिटेल है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगा। तो जो आपका प्राइवेट सेक्टर का बिज़नेस है उसमें आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो यहाँ पर मेंशन है। सोल ट्रेडर, ये बेसिकली एक टाइप्स ऑफ बिज़नेस है। जैसे कि एक नया एंटरप्रेन्योर मार्केट के अंदर आएगा तो वो कौन कौन से बिज़नेसेस कर सकेगा या कौन कौन से बिज़नेसेस में वो इन्वॉल्व होगा। एक है सोल ट्रेडर का, जिसमें अकेला पर्सन बिज़नेस स्टार्ट करता है, जिसको आप सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, सोल ट्रेडर भी कहते हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और उससे ज़्यादा मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम की रिक्वायरमेंट होगी। सोल ट्रेडर में नहीं थी, सोल ट्रेडर सिंगल पर्सन है, और पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2% टू मैक्सिमम। उसके बाद है जी लिमिटेड कंपनीज़। लिमिटेड का मतलब जो आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं, ऑब्लिगेशन जो हैं वो लिमिटेड हैं। उसकी डिटेल हम देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जब आप ने कोई लोन लिया या आपकी कंपनी बैंक करप्ट हो गई, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज, जो एसेट्स प्लेज करवाए हुए हैं जिसको रिकवर करवा सकते हैं, वो लिमिटेड हैं। और ये नहीं है कि उसमें आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टेक पे रखा गया है। तो जो भी रिसोर्सेज हैं, आपने लोन लेना है या आपने कोई भी काम करना है, उसमें आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज के मुताबिक ही आप वर्किंग होगी। कॉरपोरेशन जो हैं, ये आपकी लिमिटेड का वर्ड से निकल कर आप इसमें ये कह सकते हैं कि आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी या नेशनल लेवल कंपनी भी आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी ऑब्लिगेशन जो हैं वो बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लिमिटेशन हो सकती हैं। अब इसके अंदर लिमिटेड कंपनीज़ जो हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तरह की हैं, एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है। ठीक है, अब ये जो प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि जितने भी आप ये पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ देखते हैं, वो आप बैंक को देख सकते हैं, आप कॉरपोरेशंस को देख सकते हैं, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं, प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड उसके साथ मेंशन होता है। और जो पब्लिक लिमिटेड हैं, पब्लिक लिमिटेड का मतलब ये होगा कि इनके जो शेयर्स हैं वो मार्केट में ट्रेड होते हैं जस्ट लाइक ओपन मार्केट, और ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं। प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो एज सच उस तरह से ओपनली शेयर इनके नहीं होते हैं, इनके प्राइवेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इनके शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन ये अपने शेयर्स को पब्लिकली तौर पर, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी करती हैं, ये उस तरह से काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको देखें, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमने यहाँ पर कवर की, और नेक्स्ट सेशन में इसको फर्दर डिटेल के साथ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।